नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को लेकर है। और इस सिटीजनशिप के तहत हम जानेंगे कि नागरिकता क्या है, नागरिकता की डिफिनेशन क्या है, क्या नागरिकता की डिफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है अथवा नहीं। इसी में हम जानेंगे कि प्रजा कौन क्या होती है, व्यक्ति कौन होते हैं और नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, OCI कार्ड NRI और ऐसे लोग जो विदेशी महिलाओं से शादी करते हैं या भारत की ऐसी महिलाएं जो विदेशी पुरुषों से शादी करती हैं, तो ऐसी महिलाओं से उत्पन्न संतान और वैसे पुरुषों से उत्पन्न संतान जो किसी विदेशी महिला से शादी करते हैं उनको कहाँ की नागरिकता मिलती है। तो इन सारे मुद्दों को हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्लाइड पर चलें और स्लाइड से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी कि सामान्य बातें हैं जो हमें नागरिकता के बारे में पता होनी चाहिए। कुछ सामान्य बातें ये हैं कि जो नागरिकता है यह आप जानते हैं त्रिसूची होती है। क्या त्रिसूची? और त्रिसूची में कौन कौन शामिल है आप जानते हैं। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है और एक अवशिष्ट शक्तियां हैं जो भी वो भी केंद्र सरकार को ही मिली है। तो जो नागरिकता का प्रोविज़न है वह संघ सूची का विषय है और अब जैसे ही कोई संघ सूची का विषय बना तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है? संसद को। तो दो बातें क्लियर हुई कि जो नागरिकता है वह संघ सूची का विषय है और संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? हमारी पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन इसमें भी एक मुद्दा है कि जो नागरिकता पर कानून बनता है वह किस बहुमत से बनता है या किस संशोधन के माध्यम से बनता है। तो यह साधारण बहुमत या साधारण संशोधन के माध्यम से बनता है, क्योंकि मान लीजिए नागरिकता पर कोई कानून बनाना है तो उस पर जब कोई नया कानून बनाना है तो उस पर साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और हमने साधारण संविधान संशोधन की बात भी की, तो साधारण बहुमत की ही आवश्यकता पड़ेगी उस संविधान संशोधन को करने के लिए। तो ये बात हो गई। इसी में कुछ और बातें जान लेते हैं। कि ये जो नागरिकता का प्रोविज़न है या संविधान के भाग 2 में दिया गया है। कहाँ पर? भाग 2 में दिया गया है। और जो अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ये बातें हो गई। अब हम इसी में जान लेते हैं कि नागरिकता की परिभाषा क्या है। क्या नागरिकता क्या है, व्यक्ति क्या है और प्रजा क्या है। नागरिक, व्यक्ति और प्रजा। तो सबसे पहले हम प्रजा को जानते हैं। अब वैश्विक स्तर पर प्रजातंत्र की प्रजा जैसी कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि अब प्रजातंत्र हो गई। तो ये जो प्रजा होती थी या राजा या जब राजतंत्र होता था, राजा का शासन होता था, तब यह जो प्रजा का कॉन्सेप्ट है यह पाया जाता था। क्या? जब प्रजा का कॉन्सेप्ट तब पाया जाता था जब राजतंत्र हमारे देश में या वैश्विक स्तर पर होते थे। तो प्रजातंत्र के हो जाने के बाद अब प्रजा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और नागरिकता का तंत्र आ गया है। नागरिकता की व्यवस्था कर दी गई है। और प्रजा में क्या होता था? राजा अपने अकॉर्डिंग चाहता था तो कुछ अधिकार दे देता था, चाहे तो वह कुछ अधिकार न दे। जनता वहाँ की यानी कि वहाँ की प्रजा अधिकार का डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर राजा का तंत्र था। राजा किसी नियम कानून से बंधा हुआ नहीं था। तो ये था प्रजा। अब प्रजा का जब विकास हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना हुई, यानी कि प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र कहते हैं। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तब नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली एकदम स्पष्ट रूप से बाहर आ गया। तो फिर प्रश्न बना कि नागरिकता क्या है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। तो फिर हम कैसे जाने कि नागरिकता क्या है? तो मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं
जो किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं या व्यक्ति को अपेक्षा होती है या व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अगर वो तीनों सिम्टम्स या तीनों लक्षण किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो वह व्यक्ति क्या होता है, नागरिक कहलाता है। जैसे उस व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार मिले हों, क्या कुछ विशेष अधिकार मिले हों, विशेष अधिकार यानी कि स्पेशल राइट्स मिले हों, और उसी व्यक्ति को कुछ स्पेशल कर्तव्य भी मिले हों, क्या स्पेशल कर्तव्य भी मिले हों, और उस व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए वह जिस देश में रह रहा है, क्या उस व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए वह जिस देश में रह रहा है, क्या निष्ठा। अब इन तीनों चीज़ को समझते हैं तब आपको अपने आप नागरिकता की परिभाषा समझ में आ जाएगी। कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार मिले, तो मूल अधिकार जब एफआर मिला हुआ है तो यह कुछ स्पेशल फील करा रहा है ना कि आपको मूल अधिकार मिला है। अगर आपके मूल अधिकारों का वायलेशन हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति को कुछ विशेष फील करा रहा है और विशेष अधिकार दे रहा है, और कुछ उसे विशेष कर्तव्य भी मिले, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न किया गया है कि आपको देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना पड़ेगा, देश की जो सामाजिक संस्कृति है इसका प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं इनका प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कर्तव्य है। इसी तरीके से निष्ठा का मतलब क्या है, निष्ठा का मतलब ये है कि आप भारत में रह रहे हैं और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो जाता है या भारत चीन के मध्य युद्ध हो जाता है, तो आप भारत का साथ न देकर आप शत्रु देश का साथ दे रहे हैं, चीन का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपकी जो निष्ठा थी वह नकारात्मक हो गई। तो ये अगर नकारात्मक नहीं सकारात्मक है तो ऐसी स्थितियाँ किसी को नागरिक बनाती हैं। तो ये हो गया नागरिक। और व्यक्ति क्या होते हैं, अब हम व्यक्ति को भी जान लेते हैं। क्या व्यक्ति, तो एक डायग्राम जैसे मान लें ये व्यक्ति का डायग्राम हो सकता है, क्या व्यक्ति किसी देश में, और ये किसका हो सकता है, नागरिक। अब किसी भी देश में व्यक्ति कौन हो सकते हैं, व्यक्ति का मतलब होता है विदेशी से, क्योंकि ऐसा थोड़ी है किसी देश में केवल वहाँ के नागरिक ही निवास करते हैं। किसी भी देश में बहुत से विदेशी लोग भी रहते हैं, इन्हीं विदेशी लोगों को हम व्यक्ति के रूप में मानते हैं। और ये व्यक्ति हमारे देश में क्यों रह रहे हैं, तो आप जानते हैं हो सकता है ये व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने आया हो भारतीय विद्यालयों में, हो सकता है या मेडिकल हेल्थ के लिए आया हो यानी कि दवा कराने आया हो सकता है या पर्यटन के लिए आया हो, क्या पर्यटन के लिए आया हो, या हो सकता है या भारतीय दूतावास दूतावास में रह रहा हो। जैसे जितने विश्व के देश हैं उन सारे देशों के दूतावास भी तो हमारे देश में है, तो हो सकता है या राजदूत हो, या कोई समिट हुई हो, जैसे मान लीजिए G20 के सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाए, तो ऐसे में भी तो लोग आते हैं, यानी कि सम्मेलनों में भी तो भारत लोग आते हैं। तो ऐसे लोग जो विभिन्न कारणों से, चाहे वह पर्यटन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, राजदूत के रूप में रह रहे हैं, सम्मेलन के रूप में आए हैं, या किन्हीं भी माध्यम से आए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को व्यक्ति कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेकिन भारतीय संविधान ने इन लोगों को भी मूल अधिकार दिया है, क्या जो व्यक्ति हैं जो भारत में रह रहे हैं ऐसे लोगों को व्यक्ति कहा है, और व्यक्तियों को भी कुछ मूल अधिकार दिए हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर हमारे संविधान में जितने भी मूल अधिकार हैं, सारे मूल अधिकार विदेशी जो व्यक्ति हमारे देश में रह रहे हैं उनको भी प्राप्त हैं। अभी आगे हम मूल अधिकार की जब सेपरेट क्लास लेंगे तो इन सब चीज़ों को वहाँ और अच्छे से बता देंगे। अच्छा, व्यक्ति में और एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि मान लीजिए कोई शरणार्थी है, तो शरणार्थियों को भी व्यक्ति के तहत ही हम शामिल करते हैं। आई थिंक एक सामान्य सा जो पहलू था नागरिकता से रिलेटेड, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मेन टॉपिक में हम पहली चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। क्या, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, यानी कि हमारे देश में जैसे कोई व्यक्ति है
वो यूपी का है, एमपी का है, राजस्थान का है, केरला का है, उधर जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख का है, इधर अरुणाचल प्रदेश का है, इधर गुजरात का है, कहीं का भी हो, उससे केवल एक नागरिकता दी जाएगी कि आप भारत के नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ पर एक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता होती है और एक वह जिस स्टेट में रह रहा है, मान लीजिए वो वाशिंगटन में रह रहा है, तो एक उसको नागरिकता वाशिंगटन की मिलेगी, यानी कि वहाँ पर डबल नागरिकता कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत में सिंगल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि चाहे जिस प्रदेश के आप हों उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको एक नागरिकता मिलेगी, वो भी भारत की। आई थिंक ये कंसेप्ट भी क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे देश में नागरिकता का कॉन्सेप्ट लागू कब से हुआ। तो हमारे देश में कॉन्सेप्ट लागू हुआ नागरिकता का जब हमारा अपना संविधान हुआ। जब तक हमारा अपना संविधान नहीं था, जब तक हम ब्रिटिश सत्ता के गुलाम थे, तब तक नागरिकता का कोई विशिष्ट प्रोविज़न नहीं था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई और उस प्रॉपर व्यवस्था के तहत सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का प्रोविज़न किया। तो 26 जनवरी 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में सिटीजनशिप का प्रोविज़न किया गया, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो किन किन लोगों को नागरिक बनाया गया। जो भारत में लोग रह रहे थे, कुछ विदेशी भी रह रहे थे, कुछ हमारे यहाँ के लोग विदेश में रह रहे थे, तो और कुछ ऐसे भी लोग, कुछ क्या ऐसे बहुत से लोग जो यहीं पर पैदा हुए थे। तो इन सब को नागरिकता का प्रोविज़न किया गया और ऐसे लोगों को भी नागरिकता का प्रोविज़न किया क्योंकि आप जानते हैं भारत का विभाजन हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान नामक दो भूभाग हमसे अलग हुए थे, लेकिन वहाँ के भी लोग यहाँ पर आके रहे और यहाँ से भी कुछ लोग उधर गए। तो इन सब से रिलेटेड भी मुद्दे थे, इन सारे मुद्दों को इसमें सॉल्व करने की कोशिश किया गया और उसके लिए प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस डाल दिए गए, आर्टिकल्स डाल दिए गए। उन्हीं आर्टिकल्स का हम अध्ययन करेंगे। तो पहली जो व्यवस्था की गई 1950 में, हम क्या पढ़ रहे हैं कि 1950 में किसे नागरिक बनाया गया। क्या हेडिंग आप इसको भी डाल सकते हैं कि 1950 में किसे नागरिक बनाया गया। किसे नागरिक बनाया गया या कौन नागरिक बना। तो जो पहली श्रेणी बनाई गई आर्टिकल 5 के तहत वह थी डोमिसाइल ऑफ इंडिया। डोमिसाइल मतलब अधिवास, यानी कि ऐसे लोग जो भारत में निवास कर रहे हैं उनको भारत का नागरिक बना दिया गया। यानी कि जो भी लोग भारत में रह रहे थे, चाहे वो विदेशी हों चाहे अपने इंडिजिनस हो यानी कि भारत के ही हों, उनको भारत का नागरिक बना दिया गया। और एक नॉर्मल सी कंडीशन रख दी गई कि पिछले 5 वर्ष से, यानी कि आज हम जब नागरिक बना रहे हैं इसके 5 वर्ष पूर्व से आप भारत में रह रहे हो। तो पहली कैटेगरी थी डोमिसाइल यानी कि अधिवास के द्वारा, और सबसे ज़्यादा जो नागरिकता दी गई लोगों को वह इसी के माध्यम से दी गई, यानी कि आर्टिकल 5 के द्वारा। अब जो दूसरी कंडीशन बनाई गई नागरिकता देने की, वो ये थी कि जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, क्या माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान यानी कि पाक, ऐसे लोग जो भारत के विभाजन होने के बाद यहाँ इधर पाकिस्तान में पड़ गए थे, या इधर जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से जो मूव करके लोग भारत की तरफ आए उनको नागरिकता दी गई। और उसके लिए क्या व्यवस्था की गई थी? उसके लिए व्यवस्था की गई थी आर्टिकल 6 के तहत। तो आर्टिकल 6 में यानी कि आर्टिकल 6 के तहत किसे नागरिक बनाया गया? तो ऐसे लोग जो भारत के विभाजन होने के पश्चात पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्रों में चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हम भारत में रहेंगे, तो वहाँ से जो लोग आए उनको नागरिक बना दिया गया। अब अगला आर्टिकल था 7। इस आर्टिकल में व्यवस्था की गई माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बट रिटर्नेड इंडिया फॉर रीसेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो जब भारत का विभाजन होकर एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण किया गया,
तो पहले वो भारत से चले गए यहाँ पर, कहाँ, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। जब विभाजन हुआ तो ये यहाँ से भाग गए कि नहीं नहीं अब हम जाएंगे, यही स्वर्ग में रहेंगे, जो पाकिस्तान है स्वर्ग बना हुआ है, इसी स्वर्ग में हम रहेंगे। लेकिन जब ये स्वर्ग गए तो स्वर्ग की वास्तविकता से रूबरू हुए, तो वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। फिर से यहाँ की याद आई, यहाँ की ज़मीन की याद आई, यहाँ के कल्चर की याद आई, तो वहाँ से फिर भाग के भारत के पास आ गए। पहले भारत से भागे, फिर वहाँ से भाग के भारत के पास आए। तो बोले कि देखिए हमको नागरिक बना लीजिए, हम घूम टहल के आ गए हैं, हमने घूम लिया जग सारा, सबसे सुंदर है भारत प्यारा। तो भारत ने कहा देखिए हम आपको नागरिक बनाएंगे, लेकिन आप पहले 6 महीने रुकिए यहाँ और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्या पता आपके को हम रजिस्टर में आपका नाम लिख लें और आप फिर भाग जाओ उधर। तो हम रजिस्टर में नाम लिख के आपको नागरिक बनाएंगे, लेकिन डियर आप थोड़ा सा समय रुको, 6 महीने, और खूब चिंतन मनन विचार विमर्श कर लो, देख लो यहाँ प्यार ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ स्वर्ग है कि पाकिस्तान में स्वर्ग है। जब एक क्लियर हो जाना 6 महीने के अंदर तो हमें बता देना, अगर आप यहाँ ही रहोगे तो हम आपको नागरिक बना लेंगे। तो आर्टिकल 5 का संबंध ऐसे लोगों से है जो भारत में रह रहे थे, कहीं भागे नहीं, कहीं भागने का मतलब पाकिस्तान नहीं भागे। आर्टिकल 6 का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के भूभाग में चले गए वो भारत आके रहने लगे, उनको नागरिक बना लिया गया। और आर्टिकल 7 के तहत उन्हें नागरिक बनाया गया जो पहले पाकिस्तान में चले गए कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, यानी कि थे तो भारतीय भूभाग में लेकिन भाग गए थे पाकिस्तान की तरफ, चाहे इधर वाले पाकिस्तान में चाहे इधर वाले पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा यानी कि पाकिस्तान में, तो फिर से भारत आ गए। इनके लिए आर्टिकल 7 डील करता है। अब अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है 8। आर्टिकल 8 किससे डील करता है? आर्टिकल 8 डील करता है सिटीजन्स फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। किससे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि जब भारत विदेशी दास्ता का गुलाम था, और विदेशी दास्ता में कौन? ब्रिटेन। तो 2 तरीके के लोग भारत से बाहर गए। पहले ऐसे लोग बाहर गए जो काम करने के लिए गए। क्या? काम के लिए गए। और इन्हीं काम के लोगों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो एक ऐसे भारतीय जो भारत में जन्म लिए थे, विदेश गए काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, आज भी तो लोग जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। क्या? क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, और वो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भारत को सुटेबल नहीं बना पा रहे थे, और भारत को आज़ाद कराने के लिए वैश्विक स्तर पर यानी कि अलग अलग देशों में जाकर एक संस्था का निर्माण कर रहे थे, और वहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित कर रहे थे। जैसे गदर आंदोलन कहाँ बना था? सैन फ्रांसिस्को में। हमारे बहुत से सैनिक जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत को आज़ाद कराने के लिए संस्थाएं बनाई, आंदोलन चलाए, और वो भारत नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वो यहाँ पर आते तो उनको ब्रिटिश सरकार या तो फांसी पे चढ़ा देती या कठोर से कठोर सजा दे देती। तो ऐसे लोग जो भारत में ही जन्म लिए थे, किन्हीं भी कारणों की वजह से वो विदेशों में रह रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को, ऐसे क्रांतिकारियों को जो भारत को आज़ाद कराने के लिए विदेशी धरती पर हैं, क्या जब भारत वो आज़ाद हो गया तो उन्हें नागरिक ना बनाया जाए? जी नहीं। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की कि ऐसे लोग जो भारत में जन्म लिए थे, किन्हीं भी कारणवश वो विदेशों में रह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि भारत की नागरिकता उन्हें मिले, तो वो आर्टिकल 8 के तहत जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को फुलफिल करें और उन्हें भी भारत का नागरिक बनाया जाएगा। ये थी आर्टिकल 8 की थीम या प्रोविजंस। अब हम आर्टिकल 9 की बात करते हैं। आर्टिकल 9 में बात की गई है सिंगल सिटीजनशिप की। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है सिंगल सिटीजनशिप का कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विदेशी
देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। क्या? सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। और जब हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई विदेशी देश की सिटीजन या नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 करता है। अभी और भी कारण हैं, किन किन कारणों से नागरिकता समाप्त होती है, उनको हम अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर अध्ययन करेंगे। अब आर्टिकल 9 को हम देखते हैं, आर्टिकल 10 को 9 तो हमने क्लियर कर लिया। आर्टिकल 10 में ये व्यवस्था है कि जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के लोगों में एक शंका हो गई कि हम भारत के नागरिक हैं, क्या पता भविष्य में हमें नागरिकता का जो अधिकार मिला है इससे हमें टर्मिनेट कर दिया जाए। तो लोगों में शंका हो गई, और जब लोगों में शंका हुई तो बात संविधान निर्माताओं तक भी पहुंची। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जब हम दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना ही रहे हैं तो इतना बड़ा संविधान बनाने के बावजूद हमारे नागरिकों में शंका रहे, तो उस शंका के समाधान के लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि आपके जो अधिकार हैं, आपको जो नागरिकता दी गई है वो नागरिकता आपसे छीनी नहीं जाएगी। तो ये आर्टिकल 10 उससे डील करता है। अब नागरिकता का लास्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 11, और इसकी व्यवस्था थीम क्या है या इसका प्रोविज़न क्या है? लॉ मेकिंग पावर रिगार्डिंग सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के संबंधित नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है? पार्लियामेंट की है। इस प्रोविज़न को डाला गया क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उन्हीं को नागरिकता मिली थी जो उस समय पैदा हो गए थे। उसके बाद भी तो लोग पैदा हुए, जन्म लिए। इन लोगों को कैसे नागरिकता मिलेगी? कुछ लोग भारत में जन्म ले लिए हैं, कुछ लोग विदेशों में जन्म लेते हैं। तो जो बच्चे देश में जन्म ले रहे हैं, विदेश में जन्म ले रहे हैं, इनको कैसे नागरिकता दी जाए? तो इसी के लिए शक्ति दे दी गई है किसको? संसद को। और संसद ने उसके लिए कानून बनाया है कि किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। तो सिटीजनशिप बिल 1995 बनाया गया, और इसमें व्यवस्था की गई कि जिसको नागरिकता मिल गई है लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति जन्म लेगा उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो पहली व्यवस्था इसमें की गई बाई बर्थ, यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि 1950 के बाद भी जिसका जन्म भारत में होगा उसे क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक। क्या? भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें भी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि भारत में सबको नागरिक नहीं, जन्म लेने वाला बच्चा हर बच्चा क्या है? भारत का नागरिक। मान लीजिए कोई विदेशी आया है पर्यटन के लिए और उसको यहीं पर बाबू हो गया, उसको बच्चा हो गया, तो क्या ये जो विदेशी नागरिक है इसका बच्चा भी भारत का नागरिक होगा? नहीं, भारत का नागरिक नहीं होगा। मान लीजिए कोई महिला दवा कराने आई है, क्या दवा कराने आई है और उसको यहाँ बच्चा हो गया, तो क्या वो बच्चा जाके भारत सरकार से कह सकता है कि देखिए हम तुम्हारे धरती पर जन्म लिए हैं इसलिए हम आपके यहाँ आपके नागरिक बनेंगे? ऐसा नहीं है। तो आप भारत के हों, यानी कि आपके माता पिता भारतीय हों, तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके पहले जैसे व्यवस्था थी कि 2004 के पूर्व एक व्यवस्था थी कि माता पिता में से कोई एक नागरिक भारतीय होना चाहिए तभी आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन 2004 में व्यवस्था हटा दी गई, क्योंकि क्या होता था, बहुत से विदेशी लोग किसी भी कारणवश आते थे भारतीय महिलाओं से, मान लीजिए शादी कर लेते थे किसी भी तरीके से, और वो होते थे विदेशी। अब हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या खुद ही है, अब विदेशी लोग आए यहाँ, किसी महिला से शादी की और इसको बच्चा हो गया तो वो भी नागरिक बन जाता था। तो भारत सरकार ने देखा है तो बढ़िया व्यवस्था फैल रही है, तो 2004 में व्यवस्था कर दी गई कि उसी को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों।
अब अगला इसी में व्यवस्था की गई कि बाय डिसेंट यानी कि जन्म, वंश से। मान लीजिए कोई बच्चा है, वह विदेश में जन्म लेता है, उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। क्या माता पिता भारतीय नागरिक हैं? और यह बच्चा विदेशों में जन्म लेता है। कहाँ पर? विदेशों में बच्चा जन्म लेता है। तब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा बच्चा भी भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि विदेशी धरती पर जन्म ले रहा है लेकिन उसके माता पिता क्या हैं? भारतीय हैं, तो ऐसे बच्चे को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि 1 वर्ष के भीतर जो जिस भी देश में रह रहा है, और आप जानते हैं लगभग विश्व के सभी देशों में भारतीय दूतावास हैं, तो इसके माता पिता को जाके उस दूतावास में बताना होगा कि मेरे बाबू हुआ है या मेरे बच्चा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता मिल जाएगी। अब अगली जो व्यवस्था है वह है पंजीकरण। क्या? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी नागरिकता मिलती है। यानी कि पहली व्यवस्था है इसके तहत कि मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विदेशी महिलाओं से शादी कर लेते हैं। क्या? विदेशी महिलाओं से शादी कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय पुरुष है, ये बाहर काम करने गया था, वहीं इसने शादी कर लिया, तो उसकी जो वाइफ होगी उसको नागरिकता इस पंजीकरण व्यवस्था के माध्यम से दी जाती है। क्या? पंजीकरण के माध्यम से इसको दी जाती है। और इसमें दूसरी व्यवस्था है कि जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वह चाहता है कि हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें, तब भी ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से ही नागरिकता मिलती है। अब अगला जो व्यवस्था है नागरिकता मिलने की, वह है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि क्षेत्र के समावेशन से। इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्र समावेशन से मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत में नहीं है लेकिन भारत का उस पर अधिकार हो जाता है। जैसे सिक्किम क्या था? इसके पहले मैंने पढ़ा है कि सिक्किम एक मूल रूप से विदेशी राज्य था, यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था, लेकिन ये भारत का राज्य बन गया। तो जब ये क्षेत्र भारत का बन गया तो भाई अब यहाँ के लोगों को भी तो नागरिक बनाना पड़ेगा, और आपके देश में मिल रहे हैं यानी कि भारत में मिल रहे हैं तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसा क्षेत्र समावेशन से नागरिकता ऐसे लोगों को मिलती है जिन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार हो जाता है। अब ये बाई बर्थ हो गई, बाई डिसेंट हो गई, बाई रजिस्ट्रेशन हो गई, बाय इंक्रिप्शन ऑफ टेरिटरी हो गई। एक अगली श्रेणी है नागरिकता की, वह है प्राकृतिक रूप से। क्या? नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बाय बर्थ भी नागरिकता नहीं मिली, बाय डिसेंट भी नहीं मिली, इनकरप्शन यानी कि वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि क्षेत्र के समावेशन से भी नहीं मिली, तो फिर भी ये व्यक्ति कहता है कि हम भारत का नागरिक बनेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को इसके तहत नागरिकता दी जाती है। लेकिन इसके लिए भी शर्त है कि आप जिस देश में पहले नागरिक हैं उस देश की नागरिकता से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्या? त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको भारत की क्षेत्रीय भाषा या संविधान में जो भाषा दी गई है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और आप भारत के प्रति निष्ठा रखेंगे। तो इन माध्यम से यानी कि ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाती है। अब हम आगे देखते हैं नागरिकता की समाप्ति यानी कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप 3 तरीके से हो सकता है। क्या? 3 तरीके से हो सकता है। स्वेच्छा से भी हो सकता है, बर्खास्तगी से भी हो सकता है, और वंचिता के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि रिन्यूएशन के माध्यम से, टर्मिनेशन के माध्यम से और डिप्रीवेशन के माध्यम से आपको सिटीजनशिप से टर्मिनेट किया जा सकता है। स्वेच्छा से मतलब क्या हुआ? स्वेच्छा से मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई 18 साल से ऊपर, यानी कि 18 साल के नीचे से कोई व्यक्ति नागरिकता स्वयं से नहीं त्याग सकता, लेकिन 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, अगर वो कहता है कि देखिए हम आप भारत का नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता का जो व्यवस्था है उससे हटा सकता है। यानी कि स्वेच्छा से वो व्यक्ति भारत की नागरिकता का समापन कर सकता है। टर्मिनेशन के माध्यम से कैसे नागरिकता जाती है? टर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार
उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दे, ख़त्म कर दे। तो ये काम कौन करता है? ये भारत सरकार करती है। और तीसरा क्या है? वंचित करने से भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। वंचित करने से नागरिकता कैसे समाप्त होगी? ये ऐसे समाप्त होगी कि मान लीजिए आपने जिस तरीके से नागरिकता ली थी, उसमें आप फर्जी तरीके से नागरिक बन गए। क्या? फर्जी तरीके से नागरिक बन गए। और मान लीजिए नागरिक बने और नागरिक बनने के 5 साल के अंदर आपको जेल की सज़ा हो गई, वो भी 2 साल की। तो आप इतने अच्छे नागरिक हैं कि आपको जेल की सज़ा हो जा रही है। तब ऐसे लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। अब हम मोस्ट जो मुद्दा है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। इसको देख लेते हैं। ये बिल 2019 में पारित हुआ और इसका एम ये था कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और बांग्लादेश, ये तीनों लिखा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं। क्या? रिलीजियस, यानी कि धार्मिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक बनाने की इसमें व्यवस्था की गई है। और ऐसे व्यक्ति कौन कौन है जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 के तहत भारत का नागरिक बनाया जाना है? वो हैं इन तीनों देश के, कहाँ के? पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़। उसमें माइनॉरिटीज़ कौन कौन है? हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं। तो ऐसे जो कम्युनिटी के लोग हैं जो धार्मिक रूप से वहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के माध्यम से नागरिकता देने की व्यवस्था है। तो एक बात क्लियर हो गई कि इस बिल के माध्यम से नागरिकता देने की व्यवस्था है, नागरिकता समाप्त करने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि संविधान में पहले ही लिख दिया गया है कि आपके अधिकार हमेशा बने रहेंगे, आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है, आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं। तो एक शर्त इसमें और है कि उन्हें ही नागरिक बनाया जाएगा जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आ गए। यानी कि ये हिंदू, सिख, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी लोग जो दिसंबर 2021 से पहले भारत आ गए हैं, उनको नागरिकता देने की व्यवस्था कहाँ की गई है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें। और इसका एक अपवाद है कि ये जो लोग आए हैं वो ट्राइबल एरिया में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में नहीं रह सकते हैं। भारत के अन्य किसी भी जगह पर इनको सेटलमेंट किया जा सकता है, इनको रहने की व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में नहीं रखा जाएगा। और इसी तरीके से कुछ इनर लाइन एरिया हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर भी जो ये 3 देशों से आए शरणार्थी हैं, इनको नहीं रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको ये बिल समझ में आ गया होगा। अब एक शब्द नागरिकता से रिलेटेड है जो बहुत सुर्खियों में रहता है, वह NRI है। क्या? NRI। तो NRI का मतलब ये हुआ कि नॉन इंडियन रेसिडेंट। क्या? नॉन इंडियन रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति है तो भारतीय, नागरिकता तो इसे भारत की मिली है, लेकिन किसी भी कारणवश, हो सकता है यह व्यक्ति शिक्षा लेने गया हो विदेश, हो सकता है व्यक्ति दवा कराने गया हो सकता है कोई प्रशिक्षण लेने गया हो, ठीक है, हो सकता है किसी विदेशी राजदूत हो। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कारणवश लगातार यानी कि 182 दिन से कम देश में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? NRI कहा जाता है। तो NRI भारत का ही व्यक्ति है, भारत का ही नागरिक है, लेकिन वह 182 दिन से कम देश में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को NRI कहा जाता है।
आई थिंक आज जो भी नागरिकता के प्रोविजंस हमने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो लास्ट में वही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।